सभी को नमस्कार। आपका इस कक्षा में स्वागत है। उम्मीद है आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये वीडियो देखने से पहले आपने यदि सरकारी बजट पार्ट सेकंड हम शुरू कर रहे हैं और सरकारी बजट पार्ट फर्स्ट यदि आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देखकर तभी इसको स्टार्ट करें, तभी चीज़ें समझ आएंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सरकारी बजट पार्ट सेकंड। इसमें इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इसके पार्ट फर्स्ट की, जिसमें सिलेबस की बात करी थी। हमने बताया था कि 6 मार्क्स का इसमें से मटेरियल या क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, बोर्ड के पेपर में आपके। इसमें हमने सरकारी बजट का अर्थ पढ़ा था, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके 2 भाग पढ़े, इसको यूनियन बजट कहते हैं ये भी हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़े, 7 उद्देश्य पढ़े थे, जिसमें संसाधनों का पुनर्वितरण, आय और संपत्ति की समानताओं को कम करना, आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना तथा रोजगार के अवसर। ये 7 हमने बजट के, केंद्रीय बजट के उद्देश्य पढ़े थे। इसके बाद हमने उसी लेक्चर में बजट के घटक की बात करी थी कि बजट के घटक 2 होते हैं, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। बजट प्राप्तियां भी 2 तरह की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इनके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा था कि राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं, एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो, इस पे 4 परिभाषाएं बेस्ड हैं। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो न तो कोई सरकार की देयता उत्पन्न करती हैं और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। इसके बाद हमने पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ी थी। पूंजीगत प्राप्तियों की परिभाषा जो सरकार की या तो देयता उत्पन्न करेंगी या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। इसके बाद बजट व्यय की बात करी थी कि बजट व्यय क्या होता है। बजट व्यय के भी 2 पार्ट, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इनके बारे में डीपली, गहराई से समझी थी बातें, और इससे संबंधित हमने एक अभ्यास भी किया था। इस अभ्यास में हमने लगभग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ तक की बात हमारी पिछले लेक्चर में हुई थी। आज हम शुरू कर रहे हैं सरकारी घाटे के माप, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, कि सरकारी बजट जो होता है उसमें घाटा होता है। घाटे का मतलब प्राप्तियां हमारी कम हैं और व्यय हमारे ज़्यादा है। तो बजटीय घाटे या सरकारी घाटे का अर्थ कुल अनुमानित आय पर कुल अनुमानित व्यय की अधिकता से है। अर्थात हमारी आय कम हो और व्यय अधिक हो तो हम कहते हैं उसको कौन सा बजट? घाटे का बजट, जो अक्सर ही हमारे देश में होता है। लगभग हर साल घाटे का ही बजट आता है। तो बजट घाटे को हम सूत्र के रूप में बात करें तो बजट घाटे में हम बात कर सकते हैं बजट घाटा बराबर कुल व्यय। व्यय कितनी तरह से करते हैं हम पिछले लेक्चर में पढ़ा हमने, कितने तरह के व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा हमारा कुल व्यय। और ये कुल व्यय इस कुल व्यय में से हम कुल प्राप्तियां अपनी माइनस कर दें। प्राप्तियां भी कितनी तरह की? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। यही चारों तो चीज़ें पढ़ी थी हमने, इन्हीं चारों की परिभाषा करी थी, इन्हीं चारों की एक्सरसाइज हमने की थी। और
तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम यदि बजट घाटा निकालना चाहते हैं तो बजट घाटा निकालने के लिए हमें कुल व्यय, जो दो तरह का होता है, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय, उसमें से कुल प्राप्तियां माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो होगा बजट घाटा। इसका मतलब व्यय अधिक है और प्राप्तियां कैसी हैं हमारी, कम है। अब इस बजट घाटे को भी हम तीन तरीके से देख सकते हैं। पहला घाटा राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के इन तीनों डेफिसिट के बारे में पूछ लिया जाता है। एक एक्सरसाइज, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे इसमें, तो इनको जरा ध्यान से एक बार देख लेना बेटा। राजस्व घाटा, भाई नाम से ही पता लग रहा है किससे रिलेटेड बात है, राजस्व से, रिवेन्यू से। तो रिवेन्यू की बात करेंगे हम, कैपिटल की बात ही नहीं करेंगे। तो इसमें आ गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, अर्थात राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। कौन सा आ जाएगा बेटा, राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है देश पर, या इसके क्या निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम एक बार पढ़ते हैं। तो राजस्व घाटे में हम बात करें पहले राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की, एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। आपको ध्यान है राजस्व व्यय क्या होता है, सोचो। राजस्व व्यय वो व्यय होता है जिसको में ना तो कोई संपत्ति, उस व्यय से ना तो कोई संपत्ति उत्पन्न होती है और ना सरकार की देयता में कमी आती है। और राजस्व आय अभी बताई थी मैंने, जिसमें ना तो परिसंपत्तियों में कमी होती है और ना ही देयता में वृद्धि होती है, अर्थात फ्री का आना, फ्री का खर्च होना। तो इसका अर्थ है सरकार अपने नियमित और आवर्ती खर्च को पूरा करने में असमर्थ है। सरकार के नियमित खर्च कौन से हैं, पे, गवर्नमेंट सर्वेंट की तनख्वाह, जो पब्लिक को सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे पुलिस की सुविधा है, मेडिकल की है, शिक्षा की है ना, मिलिट्री का खर्चा है, ये सारे इसमें से अधिकांश कौन से हैं, राजस्व व्यय होते हैं। अर्थात ऐसे व्यय को जो इनके जो सरकार के रेगुलर हैं, पीरियोडिक एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको वो पूरा नहीं कर पा रही है अपनी प्राप्तियों से, जो टैक्स वगैरह से, टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ले रही हैं, उससे पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा अर्थ हुआ सरकार अप बचत कर रही है। अब बचत का मतलब बचत का विपरीत, बचत क्या होती है, पैसा हम कमाएं कम, सॉरी कमाएं ज़्यादा और खर्च कम करें, ये तो जो पैसा हमारे पास बचेगा वो बचत होगी। यहाँ क्या हो रहा है कि पैसा हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। तो सरकार अब बचत कर रही है, अर्थात सरकार अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की बचत का इस्तेमाल अपने उपभोग व्यय में कर रही है। जो दूसरे क्षेत्रों, भाई ऐसा तो संभव ही नहीं है बेटा जी, ये कहने में हम कह रहे हैं कि कमाती कम है और खर्च ज़्यादा है। आप ऐसा कर सकते हैं अपने घर में कि कमाएं कम और खर्च ज़्यादा कर लें, बिना पैसा आए खर्च कहाँ से कर लोगे। लेकिन कमाने का अर्थ है कि नौकरी करके, है ना, या आप व्यापार करके कमा रहे हैं, राजस्व आय से मतलब है ना। और खर्च करने का अर्थ है कि राजस्व व्यय, यहाँ राजस्व व्यय से अर्थ है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि कमाओ कम और खर्च ज़्यादा कर दो। पैसा कमाया आपके पास और खर्च ज़्यादा कर दिया, 100 रुपये आए और 200 रुपये खर्च कर दिया, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक आपके पास 200 रुपये नहीं होंगे तब तक कहाँ खर्च करोगे। तो इसका दूसरा अर्थ ये है, वास्तव में इंटरनली आप इसका इफेक्ट देखें तो आप यदि
100 रुपये कमा रहे हैं और 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगले 50 रुपये, 100 रुपये तो जो कमाए वो खर्च कर लोगे, अगले 50 कहाँ से खर्च करोगे? उसके लिए या तो परिसंपत्तियां बेचोगे अपनी, या दूसरे से उधार लेोगे, उससे देयता में वृद्धि होगी, अर्थात वो कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। तो अर्थात ये दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स वाली जो बचत है उनका इस्तेमाल अपने उपभोग व्यय में कर रहे हैं। सरकार को यह घाटा पूंजीगत प्राप्तियों से पूरा करना होता है। समझ आ गई बात? यही मैं बता रहा था। अर्थात इस घाटे को पूरा करने के लिए निम्न उपाय सरकार कर सकती है। कैसे करे सरकार इसको पूरा करने के लिए? या तो अपने भाई आपके ही घर में है, सिंपल सी बात है, 100 रुपये कमा रहे हो, 125 रुपये खर्च कर रहे हो, 25 रुपये हर महीने 25 रुपये की या तो आप प्रॉपर्टी बेच देते हो या कर्जा लेते हो, तो घर तो डूबेगा ही बेटा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? अपने खर्चों में कटौती करें। जब 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये में से ही 100 रुपये में ही काम करें, 100 रुपये में ही अपना खर्च चलाएं, बल्कि थोड़े बहुत रुपए बचत के रूप में ही होने चाहिए। तो सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? क्या उपाय कर सकती है? सरकार अपने व्यय में कटौती करे, अपने खर्चे कम करे, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी में कटौती। अभी पीछे बात चल रही थी कि एलपीजी सिलेंडर पे सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी मीन्स हर एक सिलेंडर पे कुछ पैसा सरकार देती है ना। आपके मम्मी पापा से पूछना और उनके खाते में आते हैं। मान लीजिए 800 रुपये का सिलेंडर है, तो तब तो 800 रुपये दे के वो सिलेंडर खरीद लेते हैं, और यदि 600 रुपये सब्सिडी के बाद सिलेंडर का रेट है तो 200 रुपये आपके जिसके नाम से भी वो एलपीजी गैस कनेक्शन है उनके खाते में 200 रुपये सरकार भेजती है। तो ये कौन सा व्यय है? एक तरह की आर्थिक सहायता है ना ये, तो ये राजस्व व्यय है। तो इस व्यय में कटौती करे सरकार। इसी कारण पहले एलपीजी सिलेंडर अनलिमिटेड थे, कोई कितने भी इस्तेमाल करो सब पे सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अब सरकार ने क्या किया? सिलेंडर की संख्या लिमिटेड कर दी, सीमित कर दी, अर्थात 12 सिलेंडर तक ही सब्सिडी मिलेगी एक वर्ष में। यदि आप 12 सिलेंडर से ज़्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 13वें सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। यदि उसकी बाजार कीमत 800 रुपये है तो 800 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा आपको, और उसके सब्सिडी का पैसा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में 200 रुपये बताया वो आपके खाते में नहीं आएगा। लेकिन इससे होता क्या है? जब सरकार अपने व्यय में कटौती करती है तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? इससे समाज के आर्थिक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। लोगों की आवश्यकताएं सरकार पूरी नहीं कर पाती। दूसरा रास्ता सरकार क्या कर सकती है इस राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए? उधार ले ले, है ना, विश्व बैंक से, रिजर्व बैंक से, या अन्य देशों से, या जनता से। इससे क्या होगा? उधार लेने से सरकार की देयता में वृद्धि होती है, जो भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। तीसरा काम, क्यों देयता में वृद्धि होना अच्छी बात क्यों नहीं है? सरकार पे कर्ज बढ़ता है, और ये कर्ज, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से हमने कर्ज ले लिया, तो ये हमारी भावी पीढ़ियों के लिए ऋण इकट्ठा हो गया। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट करना, इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। पहले हम पढ़ चुके विनिवेश क्या होता है, डिटेल में पढ़ा हमने। तो इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है, अर्थात सरकारी संपत्तियां बिकेंगी तभी तो होगा। अब जैसे एलआईसी के शेयर बेच रहे हैं, अभी सरकार बेचने की बात कर रही है एलआईसी में, डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश करने की बात कर रही है। उसमें क्या करेगी सरकार के एलआईसी की कुछ हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर को बेच देगी, प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को, निजी लोगों को। इसको निजीकरण भी बोलते हैं। धीरे धीरे देश में बहुत सारी सरकारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है। अभी रेलवे के निजीकरण की बात चल रही है, वो सब इसी कारण से हो रहा है। चौथा, सरकार क्या करे? सरकार अपनी राजस्व आय में वृद्धि करे। राजस्व आय मुख्य रूप से कौन सी हैं? टैक्सेज, कर, डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, फीस है, पेनल्टी है, यही है राजस्व आय के स्रोत। यदि इन सब में सरकार वृद्धि करती है तो इससे क्या होगा? यदि हम पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए सरकार ने अपनी राजस्व आय को
में वृद्धि करने के लिए हम पे टैक्स बढ़ा दिए तो हम पर करों का बोझ बढ़ता है, और करों का बोझ यदि जनता पर बढ़ता है तो ये सरकार के प्रति नाराज़गी जताएगी जनता। नेक्स्ट टाइम वो सरकार सत्ता में नहीं आएगी, तो इसलिए सरकार इस उपाय को भी अपनाने में झिझकती है। इसमें इसका मतलब क्या हो गया? राजस्व आय में वृद्धि नहीं करेगी, कर नहीं बढ़ाती सरकार डर से कि कहीं वोट ना कट जाए। इसमें सबसे ज़्यादा सरकार क्या करती है? उधार लेती है या विनिवेश करती है। सब्सिडी में कटौती करती नहीं है, क्योंकि इससे भी आर्थिक कल्याण या जन कल्याण या समाज के कल्याण पर फर्क पड़ता है, तो इससे भी वोट कटती है। देन दूसरी तरह का घाटा। पहला घाटा हमने कौन सा पढ़ा बेटा? राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में क्या फॉर्मूला? राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। घाटे का अर्थ ही है कमाना कम, खर्च ज़्यादा करना। खर्च ज़्यादा, कमाई कम। राजस्व की बात है तो राजस्व ही खर्च ज़्यादा है और राजस्व प्राप्तियां कम है। दूसरा घाटा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा अर्थ है कुल उधार। मान लीजिए हम कहते हैं कि वर्ष 2019-20 में सरकार का राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ रुपए था। इसका सीधा सा मीनिंग है कि सरकार ने 2019-20 में के वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का उधार लिया था। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका मतलब कुल उधार, एक ही बात है, कुल उधार आपसे पूछें तब भी ऐसे निकालोगे, राजकोषीय घाटा पूछें तब भी ऐसे निकालोगे, दोनों की एक ही बात है। कुल उधार बराबर राजकोषीय घाटा बराबर कैसे निकालेंगे इन दोनों को? कुल व्यय। व्यय कितनी तरह का? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। उधार छोड़ देना है, बाकी जितनी भी प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियां, प्राप्तियां भी दो तरह की हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। और पूंजीगत प्राप्तियों में भी उधार आता है, तो उधार को छोड़ दो, बाकी सब पूंजीगत प्राप्तियां जोड़ लो। इनको ये जो उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां हैं, इनको कुल व्यय में से माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका कुल उधार या राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है या निहितार्थ हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं? राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक उधार लेना पड़ेगा। यदि राजकोषीय घाटा हमारा बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा ही उधार ले रहे हैं, और उधार लेना अपने आप में अच्छी बात नहीं है, ये ऋण का जाल है। इससे क्या होगा? उधार लेने से ऋण जाल, सरकार पर लगातार ऋणों का बोझ बढ़ता जाएगा या बढ़ता जाता है जब हम उधार लगातार लेते रहते हैं, और इन ऋणों को चुकाने के लिए सरकार और अधिक ऋण लेती है। पहले ऋण किस बात के लिए लिया? अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, और धीरे धीरे जब लगातार, ये अपने घर में भी ऐसा ही होता है। आप किसी घर में किसी अड़ोसी पड़ोसी या किसी जानकार के घर में देखें तो आप गौर से देखेंगे तो कुछ घर ऐसे मिल जाएंगे कि उन्होंने शुरू में ऋण लिया इस बात के लिए कि हम अपने खर्चे पूरे कर सकें, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो ऋण लिया लौटाना भी तो है, तो वो ऋण को चुकाने के लिए और अधिक ऋण लेना पड़ता है। भाई अपने खर्चे भी पूरे करने और जो पहला लोन ले रखा है उसको चुकाना, तो और ज़्यादा ऋण लिया जाएगा। इस तरह लगातार ऋण का बोझ बढ़ता जाता है, इसके जाल में हम फंसते जाते हैं और इससे देश ऋण जाल में फंस जाता है। ये ऋण भावी पीढ़ी पर एक भार है। भाई देश ने लोन लिया, कुल मिला के चुकाना तो वहाँ की जनता को ही है,
और अब हम नहीं चुकाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी चुकाएगी और उस पर मैं ब्याज के चुकाएगी। तो कुल मिलाकर ऋण जाल में देश फंस जाता है। दूसरा, मुद्रास्फीति, जो दूसरा प्रभाव होता है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे का। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से उधार लेती है। रिजर्व बैंक कहाँ से लाएगा भाई पैसा? रिजर्व बैंक के कार्य हमने मुद्रा और बैंकिंग में पढ़ा था। रिजर्व बैंक नोट छापता है। इसके लिए आरबीआई, आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई मुद्रा छापता है। जब नई मुद्रा छाप छाप के सरकार को देता रहेगा और सरकार उस मुद्रा का क्या करेगी? लोगों में आएगा, वो खर्च करेगी। तो खर्च करके कहाँ आएगा? जनता के बीच आएगा वो पैसा, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। ज़्यादा नोट छपेंगे, ज़्यादा जनता के बीच आएंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, लोगों की जेब में पैसा बढ़ जाता है। और यदि पैसा ज़्यादा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका परिणाम स्फीतिक दबाव के रूप में आता है, जो मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति मीन्स महंगाई बढ़ना। तीसरा प्रभाव, विदेशों पर निर्भरता। भाई जब हमें लगातार हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो हमें लोन लेना है, उधार लेना है। तो उधार कहाँ से मिलेगा? हमें कुछ रिजर्व बैंक से मिलेगा। रिजर्व बैंक की भी एक लिमिट है, चाहे जितने नोट नहीं छाप सकता। इसके बाद हमें उधार कहाँ से मिलेगा? विदेशों से। शेष विश्व, शेष विश्व का मतलब है भारत को छोड़कर पूरी दुनिया के सारे देश। सरकार शेष विश्व से भी उधार लेती है, भाई विदेशों से उधार लेती है, जो दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता को बढ़ाता है। भाई हम लगातार दूसरे से कर्जा ले रहे हैं तो हमारी निर्भरता उस पर ही होगी। अगले साल उसने कर्जा ना दिया तो, जैसा आजकल पाकिस्तान की हालत हो रही है ना, अमेरिका पे डिपेंड हो गया धीरे धीरे कर्जा लेते लेते। और अब जब अमेरिका उसको धमकी देता है तो पाकिस्तान डरता है। क्यों डरता है? कि अमेरिका कर्ज, यदि अमेरिका ने कर्ज नहीं दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक से डरता है, यदि वर्ल्ड बैंक ने कर्ज नहीं दिया तो भी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो इस कर्ज, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ते रहने के कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान की विदेशों पर निर्भरता बढ़ गई। भावी विकास में बाधा। उधार भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय भार बढ़ाता है। भाई हमने तो उधार लेके खा लिया, आगे हमारी औलाद को तो देना है, हमारे बच्चों को तो देना है, तो उनके सिर पर कर्जे का बोझ बढ़ाएंगे। और यदि उनके सिर पर कर्ज बढ़ता है, उन पर भार बढ़ता है, तो भविष्य में देश की समृद्धि और विकास की संभावना को कम करता है। सरकार की विश्वसनीयता में कमी। लगातार बढ़ते हुए ऋणों के कारण सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश कम करती है। क्यों? क्योंकि उससे तो अपने रेगुलर खर्चे, जो नियमित खर्चे हैं वो ही पूरे नहीं हो रहे, तो निवेश तो कहाँ करेगी? एक तो निवेश में कमी हो गई, दूसरा कि जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति के कारण विनिमय दर बढ़ना आरंभ हो जाती है। विनिमय दर का अर्थ है विदेशी मुद्रा के साथ हमारी मुद्रा को बदलना। जैसे डॉलर और भारतीय रुपया है ना, यदि हमारे देश में मान लीजिए $1 ₹70 का आता है और हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो हमारे रुपए की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, हमारे रुपए का मूल्यह्रास हो जाएगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर में ही हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। और उस मूल्यह्रास होने से क्या होगा? अमेरिकी डॉलर महंगा हो जाएगा, हमारे रुपए की कीमत गिर जाएगी। अब $1 जो पहले ₹70 में आता था, अब ₹80 में या ₹75 में आना शुरू हो जाएगा। तो विनिमय दर बढ़ जाती है। विनिमय दर बढ़ने से हमारे आयात महंगे हो जाते हैं, जो बाहर से हम चीज़ें मंगा रहे हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इसके बारे में डिटेल एक्सचेंज रेट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जिससे आयात महंगे हो जाते हैं और यह सब मिलकर सरकार की विश्वसनीयता में कमी करते हैं। सरकार पे
विदेशी लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। तीसरा घाटा, अभी तक हमने कौन कौन से घाटे पढ़े बेटा? पहला घाटा राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट। दूसरा घाटा राजकोषीय घाटा। तीसरा घाटा राजस्व घाटा। कौन सा? राजस्व घाटे को हम कहते हैं बेटा जी फिस्कल डेफिसिट, तो ये वाला है राजस्व। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा कहलाता है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। तो पहला घाटा हमने पढ़ा रिवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय या फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जितना राजकोषीय घाटा हो रहा है उसमें से जितना हमने पहले लिए हुए कर्ज का ब्याज दिया है वो माइनस कर दें तो हमारा प्राथमिक घाटा आ जाता है। ये क्या बताता है? यह सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं ऋण पर ब्याज की अदायगी को भी सम्मिलित करती है। कुल कितना उधार हमें लेना है और उस उधार में जो पहला लोन ले रखा है उसका ब्याज भी सम्मिलित है। यदि ये प्राथमिक घाटा हमारा जीरो है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें लोन नहीं लेना। हम जितना पैसा ले रहे हैं बाहर से उधार ले रहे हैं, जीरो होने का मतलब है जितना बाहर से हम उधार ले रहे हैं वो पिछले ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए ले रहे हैं। यदि वो ऋण हमारे ऊपर ना होते तो हमें अब उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक घाटा उस विस्तार को दर्शाता है जिस तक ब्याज अदायगी ने सरकार को चालू अवधि में ऋण लेने के लिए बाध्य किया है। यह दर्शाता है कि किस हद तक सरकार के उधार ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अन्य अवयवों को पूरा करते हैं। वो जो मैं आप शून्य वाली बात बता रहा था वो ये है कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो इसका अर्थ है केवल ब्याज की अदायगी ने सरकार को उधार लेने के लिए बाध्य किया है। यदि हमें ब्याज ना देना पड़ता, पहले से हमने लोन ना लिया होता, उसका ब्याज देने की आवश्यकता ना होती तो अब हमें उधार लेने के लिए की आवश्यकता नहीं थी। तो ये तीनों घाटे हमारे हमने पढ़े। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कई बार एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है बेटा, वो न्यूमेरिकल हम अभी करके देखेंगे एक। तो अभ्यास प्रश्न में पहला ये न्यूमेरिकल ही है। हाँ ठीक है जी। क्वेश्चन पहले पढ़ के समझिएगा। सरकारी बजट से संबंधित निम्न आंकड़ों से राजस्व घाटा। पहली चीज हमें क्या निकालनी है? राजस्व घाटा। दूसरा राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा। तीनों हमने ऊपर पढ़े हैं अभी। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में 2011 में आया था। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें बेटा? राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट। क्या फार्मूला था बेटा? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। यही फॉर्मूला था मेरे पास। राजस्व व्यय देखिएगा इसमें कितना है। यह है मेरा कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियां। गैर कर राजस्व, ये पूंजीगत प्राप्तियों को कैपिटल रिसिप्ट से लिख रखा है। उधार, राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान। तो राजस्व व्यय दिया हुआ है। पहले क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले राजस्व व्यय। देखिए जरा इसमें है क्या। ये रहा बेटा राजस्व व्यय कितना है? 80। तो 80 लिख दूं माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या क्या हैं? राजस्व प्राप्तियां देखो लिखा हुआ है क्या कहीं? नहीं है राजस्व प्राप्तियां।
अब हमें दूसरी तरह से देखना पड़ेगा। राजस्व प्राप्तियां कितनी तरह की होती हैं, इससे पहले लेक्चर में बताया था, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। वो दोनों देखो। कर प्राप्तियां, हाँ लिखा हुआ है बेटा, कितना 47, 47, प्लस गैर कर प्राप्तियां भी ढूंढनी पड़ेंगी। गैर कर राजस्व कितना 10, इसको सोल्व कर लो। 80 माइनस 57 कितना हो गया 23 रुपये 23। और यहाँ से आप इसकी फिगर लिख देंगे, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, करोड़ लिखा हुआ है, इकाई यूनिट जो भी है, करोड़ है तो करोड़ लिख देंगे, लाख है तो लाख लिख देंगे। एक आंसर हो गया बेटा ये। दूसरा, राजकोषीय घाटा। क्या फार्मूला था बेटा, कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। देखना बेटा, कुल व्यय कहीं दे रखा है, कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व, व्यय, ब्याज भुगतान नहीं है बेटा जी, कुल व्यय कहीं नहीं दे रखा। आगे दो पार्ट में तोड़ें, क्या क्या व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखो जरा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अरे ये भी नहीं दे रखा। राजस्व व्यय तो दे रखा है, चलो मैं 80 लिख लूँगा। पूंजीगत व्यय नहीं दे रखा, तो खाली इससे तो काम नहीं चलेगा मेरा। कुल प्राप्तियां भी नहीं है इसमें, पूंजीगत प्राप्ति दे रखी है तो उधर राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो भैया तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अच्छा चलो कुछ और सोचो तो बेटा, ये उधार के बराबर भी था ना। अब यहाँ से देखो जरा, इसमें क्या क्या दे रखा है, उधार दे रखा है, और ये राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, पढ़ा था हमने, उधार के बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर उधार बराबर, और उधार की फिगर एज इट इज उठा के रख दो, 32 करोड़। आंसर हो गया सीधा ही। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ से ये चीज़ उठाई और वहाँ रख दी, क्योंकि हमें पता है राजकोषीय घाटा उधार के बराबर ही होता है। तो उधार कह लो या राजकोषीय घाटा कह लो, एक ही बात है। तीसरा क्या पूछ रहा है, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है बेटा जी, क्या फार्मूला है, अभी तो यहाँ ही देखा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चलो जी, राजकोषीय घाटा अब तो यहीं से उठा लूँ सीधा, राजकोषीय घाटा तो यहाँ है ही, तो कितना लिख लूँ, 32 माइनस ब्याज भुगतान, देखो जरा इसमें कहीं है बेटा 20 बराबर रुपए कितने हो गए, अरे क्या झंझट हो गया ये, हाँ जी कितने रुपए हो गए बेटा, 12 करोड़। एक आंसर ये हो गया। तो इसके तीनों आंसर हमने निकाल लिए। क्या क्या पूछा था, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा हमने बता दिया कितना हो गया बेटा 23 करोड़। दूसरा पूछा राजकोषीय घाटा,
राजकोषीय घाटा हमें पता था उधार के बराबर होता है, तो सीधा सीधा बराबर उधार बराबर 32 करोड़। तीसरी चीज़ पूछी प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला लिखा और उससे सोल्व करके 12 करोड़ आंसर निकाल लिया। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, राजस्व बजट की परिभाषा दीजिए। राजस्व बजट जिसमें राजस्व आय और राजस्व प्राप्तियां होती हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा, प्रत्येक के दो दो उदाहरण ये ऊपर हमने इससे पिछले लेक्चर में ढंग से पढ़े थे। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर सरकार लगाती है उसी व्यक्ति को देने पड़ते हैं, वो इनका भार दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाल सकता। अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं कि जिस व्यक्ति या संस्था पर ये कर लगाए जाते हैं, ये इन करों का भार किसी दूसरे पर टाल देते हैं। उदाहरण, प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सीमा कर हो गया इसमें, और अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी पहले वैट था, ये सारे। सरकारी बजट में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों की परिभाषा लिखेंगे, दोनों के दो दो एग्जाम्पल लिखेंगे। प्रत्येक का अच्छा एक एक ही पूछ रहा है तो एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। परिभाषाएं दोनों की मैंने ढंग से आपको समझाई है। राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में अंतर बताइए। अभी अभी हमने बात की थी। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, दोनों की पहले आप परिभाषा लिखेंगे, फिर दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे, तो अंतर आपका स्पष्ट हो जाएगा। राजस्व घाटा कौन सा? राजस्व आय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। और राजकोषीय घाटा उधार के बराबर होता है, जो हमने अभी बात करी थी, कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करने में सरकारी बजट की भूमिका समझाइए। पहले डिस्कस हुआ था, जो उसमें है ये बेटा सरकारी बजट के उद्देश्य, है ना, ये वाले यहाँ पे शुरू में ही थे, तो संसाधनों का पुनर्वितरण वाला ये वाला पार्ट है उसमें। इसके बाद राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में उदाहरण सहित अंतर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसमें अभी बात करी थी हमने। कौन से वाले में? नहीं, अभी नहीं, प्रत्यक्ष कर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की बात करी थी जैसे हमने। ऐसे इसमें किस किस की बात करनी है हमें? राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती हैं? जिनमें ना तो परिसंपत्तियों में कमी होती है और ना ही सरकार की देयता में वृद्धि होती है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? वे प्राप्तियां जिनमें या तो सरकार की देयता में वृद्धि होगी या परिसंपत्तियों में कमी होगी। राजस्व घाटे के निहितार्थ बताइए। राजस्व घाटे के निहितार्थ हमने अभी समझे थे, तो आप ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करिएगा। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, जो 6 मार्क्स का था सरकारी बजट। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे 2 यूनिट और बचती हैं। एक यूनिट तो छोटी सी, एक थोड़ी सी बड़ी है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज यहीं ये क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बताई गई बातें समझ आई होंगी। यदि समझ में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके नोट्स चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लें, या आप उस पर भी यूट्यूब के कमेंट्स में डाल दें जिसको नोट्स चाहिए, तब भी हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, इस कामनाओं के साथ सभी को नमस्कार। थैंक यू।